हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाया है, खासकर सोना वांगचुक के ऊपर। वो बिल्कुल पीसफुली वहां पर आ, अनशन से ज्यादा पीसफुल तो कोई तरीका हो नहीं सकता है। और उन्होंने बिल्कुल मॉब को नहीं भड़काया, वो बिल्कुल गलत है। सोना वांगचुक जाके अगर वहाँ था तो ये शायद यूनाइटेड नेशंस का कोई कॉन्फ्रेंस था जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा था वहाँ का डॉन न्यूज़पेपर। तो इस तरह से पाकिस्तान जाके वहाँ किसी से मिल के कॉन्फ्रेंस में अगर शामिल होना, उससे ये साजिश कह सकते हैं। तो मैं भी गया हूँ पाकिस्तान 2 बार, और डॉन न्यूज़पेपर के मालिक के साथ मैंने 2 दफा डिनर किया है और 2 कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड किए हैं, एक इस्लामाबाद में, एक कराची में। तो क्या मैं प्रोपाक हो गया या क्या मैं कॉन्स्पिरेटर हूँ? वहां जाके तो मैंने पूरे इंडिया की बात की। जो लोग जख्मी हो गए उनका थोड़ा सा मैं आपको फिगर देता हूँ, जिससे ये साबित होता है कि पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग किया है। नहीं, फिलहाल तो जब गवर्नमेंट की तरफ से इनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होगा, तो हमने ऑलरेडी कहा है कि ऐसे हालात में, ऐसे डर के माहौल में टॉक्स फिर मीनिंगफुल नहीं होगा। लद्दाख और करगिल में जो बातचीत का दौर चल रहा था केंद्र सरकार और वहां के नुमाइंदों के साथ, वो अब टल सा गया है, क्योंकि दोनों ही करगिल के क्षेत्र के लीडर्स ने और लद्दाख के क्षेत्र के लीडर्स ने कह दिया है कि ये जो बातचीत है ये गन पॉइंट पर नहीं हो सकती। हमारे साथ लद्दाख एपेक्स बॉडी के जो हैं चेयरमैन है, को चेयरमैन है चेरिंग दोरजे लकरुक साहब। सर, शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस से बात करने के लिए। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जी नमस्ते। कल हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, उसमें आप कह रहे थे कि आप लोगों के पास कुछ सॉलिड प्रूफ है जिससे पता चलता है कि जब फायरिंग हुई तब वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से नहीं हुई थी। तो आप लोगों के पास क्या प्रूफ है सर? क्योंकि जो मजिस्ट्रेट वहां पर ड्यूटी पर थे उन्होंने, वो लद्दाखी है, उन्होंने कहा कि उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर ही नहीं दिया था। तो गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं। वहां पर एक उसका एक ऑर्डर होता है जिसके ऊपर उनको सिग्नेचर करना होता है, वो उन्होंने उस पर साइन नहीं किया है। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अब तो स्टॉल हो गई हैं टॉक्स, आप लोगों का अब क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जो अंधाधुंध जो एक्सिस फोर्स यूज किया गया, उसका प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ। और जिन्होंने कानून को हाथ में लेके गोली चलाया है उनको सजा होना चाहिए। और दूसरा, जो बेगुनाह लोग जो सड़क से पकड़ के लेके उनको जेल में डाल के रखा है, वो उनको छोड़ना चाहिए। और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स है, बिल्कुल सामने एक हमारा कॉलेज है, वहां से स्टूडेंट्स निकल रहे थे तो उनको भी पकड़ के ले गए थे। तो ये है। और जो 4 लोग शहीद हुए हैं और जो जख्मी है उनको प्रॉपर कंपेंसेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहिए। सर, जब और जो हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाया है, खासकर सोना वांगचुक के ऊपर, वो बिल्कुल पीसफुली वहां पर अनशन से ज्यादा पीसफुल तो कोई तरीका हो नहीं सकता है। और उन्होंने बिल्कुल मॉब को नहीं भड़काया, वो बिल्कुल गलत है। मॉब उस दिन बेकाबू हो गए थे, ये भी सच बात है, क्योंकि युवा बहुत ज्यादा आए थे और जो बन कॉल दिया था वो यूथ ने दिया था, इसलिए शायद यूथ लोग उस दिन ज्यादा आए थे, नॉर्मली उधर नहीं आते थे। तो इस वजह से वो बेकाबू हो गए। और उनके भी जेन्युइन रीजन है क्यों वो ऐसे भड़क गए। क्योंकि उनमें से ज्यादातर मैंने देखा, मैं रोकने के लिए गया था वहां पर, तो बहुत ज्यादा तो रुकना मुश्किल था, वहां गोली लगने का डर था। तो वो पढ़े लिखे युवा थे, ऐसे लोग जो रॉक एलिमेंट्स टाइप के लोग नहीं थे उधर से। सर, वहां के जो लद्दाख और के जो बिल्कुल, हाँ जी, जो इल्जाम लगाया हमारे ऊपर
कि हम लोग फॉरेन एजेंट्स के हाथ में खेल रहे हैं, या आ, कोई बाहर बाहर का कोई ऐसा ताकत है, या अंदर से किसी की साजिश है, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको जो लोग जख्मी हो गए हैं उनका थोड़ा सा मैं आपको फिगर देता हूं, जिससे ये साबित होता है कि पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग किया है। कैसे जो उस मोब वो उसका प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं था, कितने लोग जख्मी हुए हैं। टोटल मैं आपको बताता हूँ, 86 लोगों का गन शॉट्स हैं। उनमें से करगिल के 7 हैं, नेपाल के 4 हैं, डोडा के 3 है, बिहार के 2 है, राजस्थान के 3 है, उड़ीसा का 1 है, जम्मू का 1, हिमाचल प्रदेश का 1, यूपी का 1। देखिए, इससे यह साबित होता है कि अंधाधुंध फायरिंग हुई। लोग काम करते हैं, वो शायद रास्ते से गुजर रहे थे। तो इससे जाहिर होता है कि इतने लोग, बाहर के लोग क्यों जख्मी हो गए अंधाधुंध, अगर फायरिंग नहीं होता। ये लोग तो प्रोटेस्ट का हिस्सा ही नहीं थे। तो ये 86 तो पीपल हैव, इनको गन शॉट इंजरीज हुई हैं। बिल्कुल, ये हॉस्पिटल का रिकॉर्ड में से मैं बोल रहा हूँ अभी हम्म आपको। हम्म हम्म हम्म। हाँ जी। वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने भी इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है। उनका कहना है कि अगर वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो फायर ओपन नहीं करती तो पूरा लद्दाख जल जाता। ये उनकी तरफ से बयान आया, और साथ में उन्होंने ये भी बोला, जैसा कि आप बोल रहे हैं, कि इसमें सबूत मिले हैं लद्दाख पुलिस को कि ये जो प्रोटेस्ट था इसको भड़काने वाले नेपाल के कुछ लोग थे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल मनगढ़ंत, ये तो इनके ये आर्गुमेंट को सुन के तो हमें हंसी आता है, रियली। हम्म ये जो है, ये कोई, ये हजम होने वाली बात है नहीं। नेपाल से आके भड़का के, क्या हमारे लोग बेवकूफ हैं कि सड़क पर जाके हिंसा करें? और ऐसा तो कुछ था नहीं कि पूरा लद्दाख जल जाए। कैसे जलेगा पूरा? उनका टारगेट सीधा गुस्सा बीजेपी पर उतार रहा था लोगों का। हम्म जहां पर हमारा असेंबली समझ लीजिए, जहां हिल काउंसिल के जनरल काउंसिल का मीटिंग होता है, उसी हॉल को उन्होंने निशाना बनाया। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ऑफिस के ऊपर निशाना बनाया। बाकी किसी पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी चीज के ऊपर उन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। और जो गाड़ियां टूटी मिली हमें हमें बाद में, वो सारा पुलिस वालों ने हमारी गाड़ियां, लोगों की गाड़ियां, वो जो छोड़ के गए थे, उनको तोड़ा है। हम्म तो ये तो बिल्कुल गलत है। और हमारे लोगों के ऊपर ये बाहर के ताकतों के हाथ में खेलने का ये जो बेबुनियाद इल्जाम है, वो हमारे लोगों को बहुत ही बुरा लगा है। और ये जो है, गवर्नमेंट को पूरा हमें प्रूव करके देना पड़ेगा कि कैसे नेपाल से 3 आदमी आके पूरा लद्दाख भड़क जाएगा। ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। हम्म हम्म। वैसे अभी क्या स्थिति है वहां की? क्या अभी भी वहां पर कर्फ्यू है? अभी आज टाउन थोड़ा खुला है, कुछ दुकानें खुली हैं जहां पर खाने पीने की चीजें बिकती है, लेकिन टूरिस्ट जो शॉप्स हैं, जो टूरिस्ट वगैरह यहाँ शॉपिंग करते हैं, कश्मीरी शॉप्स हैं, वो सारे बंद है। हम्म। खाली खाने पीने के सब्जी वगैरह का खुला है। बाकी पूरा नॉर्मल से हम इसको नहीं बता सकते हैं। मेरे ख्याल में शायद अभी भी 163 लगा हुआ है, और लोगों से, चलने वालों से पूछताछ कर रहा है पुलिस। जो प्रोजेक्ट्स हैं जो बाहरी लोगों को दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर केंद्र सरकार और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां के, उनका भी ये कहना है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन्हें ही जो है वो चलने की इजाजत दी गई है। जैसा बोला जा रहा है कि जमीन हड़पने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर, वो गलत है। नहीं, वो तो अभी जहां पर ये सोलर पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वहां जाके कोई भी एक्टिविटीज देख के पता चल रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं वहां पर। हम्म वो तो जो हमारे चरवाहों का जमीन है, और पूरा सर्वे होके वहां पर अभी सारा पानी निकल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है वहां पर काम। हम्म तो ये तो पहले भी सोनम वांगचुक वहां मौके पर जाके दिखाया था। और वहां से वो जब पिछले साल वो पैदल जा रहे थे, वो उसी रास्ते में है दिल्ली।
ले मनाली रोड पर है। तो लोगों से बात करके उन्होंने, शायद आपने वो वीडियो भी देखा होगा, वो नोमैड से बात भी कर रहे थे वो। तो ये क्या तो बिल्कुल हाँ जी। बेरोजगारी क्या बहुत ज्यादा है लद्दाख में, जिसके कारण ये जो यूथ है वो इतना एजिटेटेड है? अदरवाइज क्या वजह बनी होगी कि इतना जो यूथ है वो सड़कों पर सडनली उतर आया? बिकॉज लद्दाख तो बहुत पीस लविंग यूटी माना जाता था, स्टेट माना जाता था इस हाँ जी, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का ये कहना है कि यहाँ पर 26% कंट्रीज में अमंग द हाईएस्ट है, 26% एजुकेटेड यूथ। हम्म और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा इसलिए है कि यहाँ जब से यूटी बना है प्रॉपर रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है। हम्म और जो भी हो रहा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट वो कर, रिसर्च का तो अभी तक एक भी नहीं हुआ है। हम्म क्योंकि हमारे पास अभी पीएससी है नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि उनको रिक्रूट करे। हम्म। तो अभी क्या, अब आप लोगों की क्या मांग है? कि सोनम वांगचुक को रिलीज करा जाना चाहिए या आप लोगों की और भी कुछ मांगे हैं? नहीं, सोना वांगचुक को भी रिलीज उनको भी करना चाहिए। और जो बच्चे जो बेगुनाह है, हम्म जिनका कोई प्रूफ है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि उनको छोड़ने के हम जिद नहीं करेंगे। जिनका कोई प्रूफ नहीं है, जो सड़क से जो जा रहे थे उनको पकड़ के ले गया, इनको छोड़ना चाहिए तुरंत। हम्म तभी लोगों में गुस्सा जो है वो कम हो जाएगा। और जुडिशियल इंक्वायरी का जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ऑर्डर दे और लोगों को प्रॉपर कंपेंसेशन दे। ये हमारी मांग है। और जो हमारे पर इल्जाम लगाया है वो क्लियर करके हमें प्रूफ करके दे कि नेपाल से आके कैसे उकसाया वो। ऐसे लोगों के ऊपर इल्जाम लगाना आसान नहीं है। ये तो हमारे पूरे लद्दाख के लद्दाखियों को बदनाम करने के लिए किया गया, हमें जैसा लगता है। तो अब आपको क्या लगता है कि जो सिचुएशन थी वो बिफोर 5 अगस्त 2019, जब लद्दाख वाज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो बेटर था? वो नहीं कह सकते। हमारा डिमांड, हम अभी भी कहते हैं यूटी बना ठीक है, मगर यूटी विथ लेजिस्लेचर हम मांग रहे थे। हम्म तो ये यही तो हम मांग रहे थे। अब हम, क्योंकि पहले शायद हम लोग इतना हिम्मत नहीं होगा कि सीधा स्टेटहुड मांगे। हम बहुत सालों से हम लोग यूटी विद लेजिस्लेचर मांग रहे थे। लेकिन अभी हमने देखा है कि कश्मीर में यूटी विद लेजिस्लेचर जो चल रहा है, हम्म उमर अब्दुल्ला हम्म बिल्कुल खुश नहीं है। हम्म। और वहाँ का क्या हालात है उसको देख के हम स्टेटहुड मांग रहे हैं। तो अभी जो 6 अक्टूबर को जो टॉक स्लेटेड हैं बिटवीन सेंटर एंड आपकी लीडरशिप के बीच में, तो वो उसमें आप लोग आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, फिलहाल तो जब गवर्नमेंट की तरफ से इनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होगा, तो हमने ऑलरेडी कहा है कि ऐसे हालात में, ऐसे डर के माहौल में टॉक्स फिर मीनिंगफुल नहीं होगा। हम्म टॉक्स तो दोस्ताना माहौल में होता है, पीसफुल। पूरे लद्दाख में पीस होना चाहिए, तभी टॉक्स और फिर गवर्नमेंट के ऊपर कुछ भरोसा कर सकते हैं। कल रात को भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि सरकार जो है वो बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। तो दोबारा से उन्होंने आपकी तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बोला है कि बातचीत के लिए आइए। उस प्रेस स्टेटमेंट के बाद कुछ माहौल बदला है, कुछ स्थिति बदली है, या अभी भी यही है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक बातचीत नहीं स्टार्ट होगी? नहीं, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। जैसे कम से कम ये बताए कि कब ऑर्डर निकाले कि जुडिशियल इंक्वायरी कर रहे हैं। हम्म कि अगर ऑर्डर निकलता है गवर्नमेंट और हमारे जो लड़के हैं उनको छोड़ना शुरू करते हैं, तो हम सोच सकते हैं। हम तो अल्टीमेटली तो हमें बात करना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डिटेंशन की अगर हम बात करें तो कितने यंगस्टर्स हैं जो डिटेन्ड हैं लद्दाख से, करगिल से? कुछ नंबर है आप लोगों के पास जिन्हें जिन्हें पुलिस ने पकड़ा हुआ है? एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मगर अराउंड 50 है। एंड व्हाट? अराउंड 50 है। तकरीबन ऑलमोस्ट सारे जुडिशियल कस्टडी में है, और पुलिस जब लॉकअप में नहीं है जब अभी। हाँ, जब जब सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, आप लोगों को कब पता चला? उनकी वाइफ को कुछ पता चल पाया है कि वो कहाँ पर हैं? आप लोगों की उनसे बात हुई? नहीं, हमारी डायरेक्ट बात नहीं हुआ है, वो अभी हायल में है। हम्म हमारे लॉयर के साथ उनका बात हुआ है। हम्म और वो उनके साथ मशवरा करके हम स्टेप लेंगे, लीगल क्या हो सकता है उनको छुड़ाने का। हम्म वो हम कर रहे हैं। हम्म और
और इनको जो लड़कों को छुड़ाने का भी हम लीगल क्या हो सकता है वो भी हम सोच रहे हैं। हमारा जो बार एसोसिएशन है हम्म लद्दाख का, ले का, वो फ्री में हमें सर्विस दे रहा है, जो हमारे बच्चों का बेल वगैरह है उसके हम्म लिए वो कर रहे हैं। तो अभी जो स्थिति है, आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा रिलैक्सेशन है, लेकिन स्थिति नॉर्मलाइज नहीं हुई है। वहां के जो लद्दाख के पुलिस कर्मी हैं, उनका भी ये कहना था, उन्होंने भी कुछ लिंक्स जो हैं लद्दाखियों के पाकिस्तान से भी जोड़े थे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से जांच जो है वो आपने टूल किट का भी जिक्र किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल जी। ये देखिए, ये सोनम वांगचुक जाके अगर वहाँ था, तो ये शायद यूनाइटेड नेशंस का कोई कॉन्फ्रेंस था जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा था वहाँ का डॉन न्यूज़पेपर। हम्म तो अ, इस तरह से पाकिस्तान जाके वहाँ किसी से मिल के कॉन्फ्रेंस में अगर शामिल होना, उससे ये साजिश कह सकते हैं। तो मैं भी गया हूँ पाकिस्तान 2 बार, और डॉन न्यूज़पेपर के मालिक के साथ मैंने 2 दफा डिनर किया है, और 2 कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड किए हैं, एक इस्लामाबाद में, एक कराची में। तो क्या मैं प्रोपाक हो गया या क्या मैं कॉन्स्पिरेटर हूँ? वहां जाके तो मैंने पूरे इंडिया की बात की। हम्म मैंने तो वहां जाके ये कहा था कि कश्मीरी जो सेपरेटिस्ट जो उसकी बात करते हैं, हम लद्दाख लद्दाख वाले इसके बिल्कुल साथ नहीं है। हम्म अभी आज करगिल के लीडर्स ने भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सर, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जब तक सोनम वांगचुक साहब को छोड़ा नहीं जाएगा या कुछ बातें जो उन्होंने रखी हैं सामने वो नहीं होंगी, तब तक बातचीत का दौर जो है वो आगे नहीं चलेगा। तो आप लोग करगिल के लीडर्स के साथ संपर्क में हैं, दोनों यूनिसन में जो है वो आगे बात कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल भी संपर्क में है। हाँ जी। हम्म सुबह में मैंने उनके साथ बात किया। हम्म हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। बिल्कुल हम लोग एक पेज पर हैं। एक्चुअली हमें भी जाना था दिल्ली, लेकिन यहाँ जब लेफ्टिनेंट गवर्नर और ये जो हमारे डीजीपी का जब स्टेटमेंट आया, उसके बाद फिर हमें हमें फिर दोबारा मंथन करना पड़ा। हमें नहीं लगा कि ऐसे हालात में, जब हमारे पर ऐसे संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे हालात में हमें टॉक्स के लिए जाना चाहिए। करगिल के लीडर पूरा हमारे साथ एक पेज पर हैं। आप लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब नए बनकर आए थे, कविंदर गुप्ता साहब, आप उनसे मुलाकात की थी, आपने कभी चर्चा हुई थी? तब उनका जो एक सद्भाव था या उनका जो एक आप लोगों से मिलने का तरीका था वो कैसा था? क्योंकि अभी जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं उनको लेकर तो आप लोग सवाल उठा ही रहे हैं। कविंदर गुप्ता जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हम लोग महबूबा मुफ्ती के कैबिनेट में हम लोग इकट्ठे थे। वो पहले जैन के असेंबली में का स्पीकर भी रहा हुआ है। हम्म, उनसे मैं कई बार मिला हूँ, लेकिन एक बार भी उन्होंने लद्दाख के हालात के बारे में कोई सवाल नहीं किया। मैं किसी दूसरे काम से गया था उनके पास, तो उनको कुछ पता ही नहीं है कि लद्दाख में क्या हो रहा है। नहीं तो कम से कम मुझे पूछते भी क्या हो रहा है, हम्म, कि वो क्या स्टेप ले रहा है, कि दिल्ली के साथ टॉक्स होने में वो क्या मदद करेंगे, क्या कर रहा है। कुछ कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। हम्म। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि उनको तो कुछ पता ही नहीं लद्दाख में क्या चल रहा है। केंद्र सरकार का ये कहना उन है कि काफी प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने लद्दाख में इनिशिएट किए हैं, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बेटर हुआ है। तो आप लोगों का, वहां के नौजवानों की क्या राय है? आप आपके मार्फत ये आप। ये कहने वाली बातें हैं। उन्होंने आते ही क्या कहा कि बिजनेसमैन को उन्होंने इनवाइट किया लद्दाख में इन्वेस्ट करने के लिए। हम्म यही उन्होंने सबसे पहले काम किया। हम बिल्कुल लद्दाख में ऐसे अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ कोई मल्टीनेशनल की जरूरत नहीं है। लद्दाख बहुत फ्रेजाइल है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। यहाँ बिग इंडस्ट्रीज बिल्कुल ठीक नहीं होगा लद्दाख के लिए, हम जानते हैं। हम डेवलपमेंट के भी खिलाफ नहीं है, हम इंडस्ट्री के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से होना चाहिए। जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन, जैसे सीमेंट का फैक्ट्री अगर लगाएंगे तो कितना पोल्यूशन होता है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज हमें नहीं चाहिए। हमें ग्रीन इंडस्ट्रीज चाहिए। वो लद्दाख से है नहीं। उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लद्दाख में आए, वेलकम है। सर लास्ट सवाल कि जब ये जो हिल काउंसिल के जो चुनाव होने वाले हैं अगले महीने,
कहा जा रहा है कि राजनीति इसलिए भी हो रही है क्योंकि हिल काउंसिल को लेकर जो प्रॉमिसेस भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो फुलफिल नहीं हुए। आप क्या कहेंगे? वो भी एक मसला है, क्योंकि दो इलेक्शन में उन्होंने 6 शेड्यूल का वादा किया था, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था। ये अलग से एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये भी है कि इलेक्शन नजदीक आते आते हमारे एपेक्स बॉडी के अंदर भी पॉलिटिक्स आने का खदशा था। इसको देखते हुए हमारे तुप्तान साहब ने, जो हमारा लीडर है, उन्होंने कहा था कि वो एपेक्स में से बाहर गए थे, वो रिजाइन किया था। उन्होंने बोला वो दोबारा तब आएंगे जब इसमें, जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज बाहर रहें। और अभी हमारे साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ नहीं है। तो कब है ये चुनाव? चुनाव तो एक्चुअली होना चाहिए नवंबर में। नवंबर में। उसका क्या हाँ जी। फायदा क्या होता है लद्दाख को एज अ हिल स्टेट? क्या फायदा होगा उन चुनावों से? और वहां पर क्या पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी? पॉलिटिक्स तो आपको पता है, कांग्रेस और बीजेपी हमेशा पॉलिटिक्स करते रहते हैं, इससे हमें कुछ लेने देना है। हम तो हमारा डिमांड पॉलिटिकल जरूर है, लेकिन हम लोग इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। ए पॉलिटिकल है हमारा एपेक्स बॉडी। पहले जब हम जेएनके में होते थे तो हमारा हिल काउंसिल काफी डेवलपमेंट, ये तो खाली सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है, हमारे पास कोई लेजिस्लेटिव पावर तो ऐसा है नहीं है हिल काउंसिल को। तो काम अच्छा चलता है, चलता था हमारा। जब से यहाँ पर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आया है, यहाँ पर तो काउंसिल के अफेयर्स में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हुआ है, खासकर लैंड अलॉटमेंट के सिलसिले में। तो वो पहले हमें जेएनके के गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं था। मैं खुद 5 साल के लिए मैं यहाँ में चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर था, तो 2 चीफ मिनिस्टर के साथ मैंने डील किया है, तो उन्होंने कभी इंटरफेरेंस नहीं किया मेरे साथ। अभी उमर अब्दुल्ला साहब के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं लद्दाख को लेकर, वो कह रहे हैं कि बेशक से सांत्वना है उन्हें कि मतलब जिस तरह से वहां पर जो स्थिति है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जब इनिशियल डेज थे तब तो लद्दाख बहुत खुश था कि यूटी बना दिया गया है उसे। अब जो है अब वो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं अपने साथ, जम्मू कश्मीर के साथ। तो आप क्या राय देंगे उमर अब्दुल्ला साहब को इसके मार्फत, इसके लिए? नहीं, ये तो सच है। जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा होते थे तो हम नेग्लेक्टेड जरूर फील करते थे, लेकिन पीसफुल तो था, कोई हम ऐसे दंगा फसाद नहीं होता था। एम्प्लॉयमेंट का भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पर हम हिल काउंसिल का अपना डिस्ट्रिक्ट कैडर और डिविजनल कैडर के हमारे पास अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड था। और स्टेट कैडर में हमारे ले करगिल दोनों से बच्चे हर साल निकलते थे वहां से गेजेटेड पोस्ट के लिए, या टेक्निकल पोस्ट भी हो उनके लिए। तो जब से यूटी बना है वो सिलसिला पूरा बंद हो गया, पूरा रुक गया है। और गेजेटेड पोस्ट तो अभी 6 साल में एक भी यहाँ से रिक्रूट नहीं हुआ है। आप क्या बोलना चाहेंगे केंद्र सरकार को, क्योंकि अब 6 अक्टूबर से पहले वो क्या करे ताकि जो बातचीत जो स्टॉल हो गई है वो दोबारा से पटरी पर आ सके? उनसे उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमने डिमांड्स रखे हैं, खास तौर से जुडिशियल इंक्वायरी, और जो लड़के बंद है जेल में, उनकी रिहाई, और प्रॉपर कंपेंसेशन, और जो हमारे पर इल्जाम लगाया है वो प्रूव करके देना चाहिए। अब उन्होंने बोल तो दिया है, तो बिहारी आके कैसे उकसाया वो प्रूव करके हमें देना पड़ेगा ना। नहीं तो ऐसा हुआ कि हम लोग बेवकूफ हैं कि वहां से नेपाल से आके कोई हमें उकसाएंगे और दंगा फसाद करेंगे।